तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्स्ट्रा विद आर्यन। जय हिंद। आई होप आप लोग ठीक होंगे। और ये नया वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसका मेन टॉपिक होने वाला है राजस्थान का स्क्वाड एनालिसिस, स्वॉट के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। और ऐसे में हम देखेंगे कि राजस्थान कहाँ स्टैंड कर रहा है। और इस वीडियो में हम ओवरऑल उनकी स्क्वाड के ऊपर एक नज़र डालेंगे, साथ ही में हम उनका प्लेइंग 11 देखेंगे कि क्या उनके प्लेयर्स खेलने वाले हैं, क्या उनके 11 बनता हुआ दिख रहा है, क्या टीम बैलेंस है। साथ में फिर हर एक एस्पेक्ट पे बात करेंगे, क्या उनकी स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस हैं। उसके बाद हम जाएंगे उनकी बैटिंग एनालिसिस पे, उनके एवरेज स्ट्राइक रेट पे जाएंगे। बॉलिंग में हम देखेंगे उनके इकोनॉमी रेट्स किन बॉलर्स के अच्छे हैं और कैसे वो टीम फेयर कर रही है। उसके अलावा हम देखेंगे कि इनके फिक्सचर्स क्या है, शेड्यूल क्या है इनका, और एंड में हम देखेंगे इनके प्ले ऑफ चांसेस क्या होते हैं। तो बने रहिएगा एंड तक वीडियो के। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि प्लीज़ जब आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी वजह से शायद मैं और वीडियोस बना पाऊंगा। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो, नहीं अच्छे लग रहे हैं तो आप मुझे प्लीज़ बता सकते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट्स नीडेड है। मैं उसका ध्यान रखूंगा और आगे से मैं इनकलकेट करूंगा उस चीज़ को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि राजस्थान रॉयल्स इनॉग्रल सीजन जीती थी आईपीएल का। 2008 में पहली बार आईपीएल स्टार्ट हुआ और राजस्थान रॉयल्स ने वो सीजन जीता। लेकिन उसके बाद आज 17 साल हो चुके हैं, 2008 से 2025 आ चुका है, लेकिन राजस्थान ने एक और सीज़न नहीं जीता। उसके बाद वो गए हैं, फाइनल भी खेले हैं, लेकिन उसके उनको कोई रिटर्न नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि डेस्परेट हो गई टीम जीतने के लिए। ऑलमोस्ट ही उन्हीं टीम के बराबर है जिन्होंने कुछ भी नहीं जीता, क्योंकि वो उस ज़माना ही अलग था। 2008 वाला शेन वॉर्न कैप्टन थे, कोई भी प्लेयर अब शायद नहीं खेल रहा उनकी टीम से। तो ये कहानी उनकी टीम की थी, राजस्थान रॉयल्स की तब। और एक और चीज़ ये भी है कि अगर हम राजस्थान रॉयल्स की बात करें एज अ फ्रेंचाइज, ये क्या करते हैं, एज अ टीम क्या करते हैं, थोड़ा सा कंजर्वेटिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट हमको खेलते हुए दिखाई देते हैं। क्या आप अभी भी देखते हैं तो ये पिछले साल भी क्या कर रहे थे, ये सिर्फ 5 बॉलर्स के साथ में जा रहे हैं, 5 बॉलर्स 4 ओवर्स फेंक रहे हैं, छठा ऑप्शन नहीं है बॉलिंग का इनके पास में। बैटिंग में देखें तो शॉर्ट बैटिंग खिला रहे हैं, 6 या 7 नंबर तक की बैटिंग है इनके पास में। नंबर 8 पे इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आने के बाद भी कोई नहीं है, तो वो एक वीकनेस इनकी दिखा रही थी पिछले साल भी। तो वैसे ही कंजर्वेटिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए फिर उस टाइम पे आपको एक शीट एंकर चाहिए होता है जो कि एंड तक खड़ा रहे। प्लेयर्स काम कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे उस चीज़ को करने की भी, क्योंकि 2 विकेट 3 विकेट जाते हैं और आप अंडर प्रेशर हो जाते हो, तो वो चीज़ हो जाती है अगर आपके पास में बैटिंग डेप्थ नहीं होती है। तो लास्ट ईयर वैसे इनके पास चांस था अच्छा करने का, थोड़ी टीम अच्छी थी, बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन जीते नहीं। तो अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं अच्छा किया, लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं कि क्वालिफायर 2 में गए थे। तो आप कह सकते हैं कि ठीक है टीम अच्छी थी, लेकिन जीतना ही आई थिंक सबका एंड मोटिव होता है, तो वही कहानी होती है। तो इस बार आई थिंक इन्होंने टीम बहुत बुरी बना ली है पिछली बार से, तो इस वजह से आई डोंट थिंक इनका चांस बनेगा। बट तब भी एक बार बात करेंगे। ओपनिंग पेयर जो इनका है, जायसवाल और सैमसन मोस्ट प्रोबेबली ओपन करते हुए दिख सकते हैं, ऐसा सभी जगह बात चल रही है। आई डोंट अग्री विद दिस, लेकिन यही चीज़ है तो शायद ओपनिंग पेयर पर बहुत डिपेंड करेगी ये टीम। संजू सैमसन इंडिया के लिए ओपन कर रहे हैं, जायसवाल बाकी फॉर्मेट्स में T20 के अलावा इंडिया के लिए ओपन कर रहे हैं, और दोनों ही आई थिंक काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। बिल्कुल ओपन जब करते हैं दोनों ही तोड़ना चालू करते हैं, और वहाँ से आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं आईपीएल में दोनों का। उसके बाद एक और न्यूज़ ये भी है कि संजू सैमसन 3 मैचेस में विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, कैप्टनसी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ बैटिंग करेंगे, क्योंकि इनको इंजरी का कंसर्न है। तो इसलिए एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेलेंगे, और रियान पराग आपको कैप्टनसी करते हुए दिखाई देंगे शुरुआत के 3 मैचेस में। सबसे बड़ी बात यही है कि संजू सैमसन क्या उसके बाद अपनी फिटनेस को रीगेन कर पाएंगे, ये क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए एक बार हम देखते हैं एसएमएस स्टेडियम जो है, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में, जो इनका होम ग्राउंड है, उसकी कंडीशंस क्या होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे विकेट थोड़ा सा स्लो होता है, ड्राई होता है। अंडरस्टैंडेबल, राजस्थान में थोड़ा सा ड्राई विकेट होता है यूजुअली, तो स्लो भी होता है विकेट। तो ऐसे में क्या है कि शुरुआत में आपको हो सकता है कि स्विंग थोड़ी सी मिल पाए, लेकिन उसके बाद में विकेट स्लो ही होता जाता है विद इनिंग्स। तो ऐसे में स्पिनर्स गेम में आते हैं, और इसी वजह से आपको फिंगर स्पिनर्स जो कि बॉल को ग्रिप एंड टर्न करना जानते हैं वो काम आते हैं, और या फिर वो स्पिनर्स जो कि रिवॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा देते हैं बॉल्स पे। तो वो एक चीज़ है जो कि इनको दोनों ही शायद मिसिंग है इनके पास में बहुत ज़्यादा। तो वो एक कंसर्न हो सकता है राजस्थान रॉयल्स के लिए। और दूसरी बात, यहाँ पे रन्स बहुत ज़्यादा नहीं बनते हैं। अगर आप रन्स देखते हैं तो यहाँ पे आपको 250-240 रन्स नहीं दिखते बनेंगे, क्योंकि फ्लैट विकेट्स नहीं होते तो उतने रन्स नहीं बन पाते। दूसरी बात ये है कि एक बार स्क्वाड पे नजर डालते हैं इनकी कौन कौन प्लेयर इन्होंने पिक किए हैं इस बार ऑप्शन पे। तो संजू सैमसन कैप्टन रहेंगे, यशस्वी जायसवाल फिनोमिनल प्लेयर हैं, वो भी इनकी टीम में है। रियान पराग हैं, ध्रुव जुरैल हैं, शुभमन हेटमायर है, संदीप शर्मा, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्ष्णा, वरिंदु हसरंगा, आकाश मडवाल मुंबई से यहाँ लाए गए, कुमार कार्तिकेय, नीतीश राणा, तुषार देशपांडे, शुभम दुबे, युद्धवीर चरक जम्मू से आते हैं, फजलक फारूकी, न्यू बॉल अच्छे बॉलर हैं, वैभव सूर्यवंशी, क्वेना मफाका और कुणाल राठौर। ये इनका स्क्वाड बनता हुआ दिखाई देता है हमको। अब अगर हम नजर डालें कि इनका प्लेइंग 12 क्या हो सकता है, वैसे हर कोई अपने प्लेइंग 11 बताते हैं, हर इंसान बताता है, लेकिन मैं अपना थोड़ा सा प्लेइंग 12 बताना चाह रहा हूँ, और मैं अलग बताना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बहुत लोग शायद इससे एग्री ना करें, लेकिन उसके पीछे मेरे थोड़े से मोटिव्स हैं। पहली बात तो ये है कि मैं चाहता हूँ कि जायसवाल के साथ में वैभव सूर्यवंशी ओपन कर लें,
वैभव सूर्यवंशी वो जो लुहान टू प्रिटोरियस है साउथ अफ्रीकन लीग में आपको दिखाई दिए होंगे अभी, उस टाइप का रोल जो पायल रॉयल्स के उन्होंने किया है, आई थिंक उस टाइप का रोल वैभव सूर्यवंशी कर सकते हैं इस टीम के लिए। इसलिए वैभव सूर्यवंशी विद यशस्वी जायसवाल ओपन कर सकते हैं, मैं चाहूँगा ऐसा हो। संजू सैमसन नंबर 3 पे खिलाऊंगा मैं, नीतीश राणा नंबर 4, रियान पराग नंबर 5, ध्रुव जुरैल नंबर 6, शिवम हटमाया नंबर 7, वरिंदु असरंगा नंबर 8, जोफ्रा आर्चर नंबर 9, महेश तीक्ष्णा नंबर 10, संदीप शर्मा नंबर 11, तुषार देशपांडे। ये मेरे हिसाब से 12 बनना चाहिए। अब चीज़ सबसे बड़ी इसमें क्या है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? पहली बात तो ये कि इनके पास नंबर 3 का जो बैटर है, अगर नीतीश राणा को आप नंबर 3 पे खिलाते हैं, तो अगर ऐसा होता है कि ऊपर से जल्दी विकेट गिर गया एक, तो नीतीश राणा नंबर 3 पे खेलने की वजह से न्यू बॉल के आगे एक्सपोज हो जाएंगे आके। उनकी जो टेक्निक है, उनका जो प्लेइंग स्टाइल है, वो सूट नहीं करेगा न्यू बॉल के अगेंस्ट। पावर प्ले हेल्प सबको करता है, लेकिन न्यू बॉल उनको हेल्प नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में जो एक विकेट गिरता है, आप उसके बाद शायद 2 और 3 विकेट गिरवा सकते हैं। तो ऐसे में आई थिंक संजू सैमसन आ जाने चाहिए वहाँ पे, क्योंकि उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा है उनसे। और ऐसे में आई थिंक अगर हम इस चीज़ को देखें, नंबर 3 संजू सैमसन इनको बहुत अच्छी स्टेबिलिटी दे सकते हैं, एंड तक खेल सकते हैं और जिम्मेदारी ले सकते हैं अपने ऊपर। भले संजू सैमसन इंडिया के लिए ओपन कर रहे होंगे, लेकिन अगर यहाँ पे नंबर 3 खेलते हैं तो आई थिंक ज़्यादा फेवरेबल रहेगा फॉर राजस्थान रॉयल्स। तो वही बनता है जायसवाल सूर्यवंशी ओपन, सैमसन 3, राणा 4, पराग 5, ध्रुव जुरैल 6, हटमाया 7, हसरंगा 8 तक आपके पास बैटिंग हो जाती है। आर्चर भी थोड़ा बहुत बैट चला सकते हैं, नंबर 9 तक आपके पास बैटिंग हो पाती है। इसमें सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है, आपकी बॉलिंग थोड़ी सी शॉर्ट दिखाई देती है, क्योंकि उसके बाद जब आप काउंट करते हैं बॉलर्स कितने हैं, तो आपको दिखते हैं कि तुषार देशपांडे या मडवाल में से आप 1 काउंट कीजिए, संदीप शर्मा 2, महेश तीक्ष्णा 3, जोफ्रा आर्चर 4, वरिंदु असरंगा 5, आपको 5 बॉलर्स ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में तो राजस्थान रॉयल्स इसी स्ट्रेटेजी के साथ में खेल रही है, अपने 5 ही बॉलर्स को खिलाती है। तो आई थिंक उनको ओके होना चाहिए इस टेक्निक के साथ में, अपनी इस स्ट्रेटेजी के साथ में। और उसके अलावा आपके पास इस बार थोड़ी सी लग्जरी नीतीश राणा की भी ऐड हुई है, कि अगर रियान पराग को देखते हैं और नीतीश राणा को देखते हैं, तो आपको दोनों मिलके आई थिंक 2-3-4 ओवर्स इजीली दे सकते हैं। इवन T20 है, नीतीश राणा इज़ अ वेरी गुड बॉलर, रियान पराग ने भी अच्छा काम किया है, स्पेशली जब स्लो कंडीशंस की बात होती है। अब बहुत से लोग इससे अग्री नहीं करेंगे, लेकिन मेरा सिंपली बस पॉइंट यही है कि अगर आपके नंबर 7 पे हसरंगा बैटिंग करने आ जाते हैं, तो आपका शायद जो पूरा टूर्नामेंट है वो वहीं पे खत्म होने लग जाएगा, क्योंकि हसरंगा प्रूव नहीं कर पाए खुद को इंटरनेशनल क्रिकेट में भी नंबर 7 पे। दूसरी बात, IPL में भी उनका परफॉर्मेंस खराब ही रहा है, बॉलिंग सही कर लें वही बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये भी है कि फिर नंबर 7 पे बैटर होना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऊपर से विकेट्स गिरते हैं तो आप फिर बहुत जल्दी से अपनी प्लेइंग स्टाइल को चेंज करके आप बहुत कंजर्वेटिव हो जाते हैं, और जो फ्रेंचाइज है ये वैसे ही बहुत कंजर्वेटिव गेम खेलती हैं। तो ऐसे में आई थिंक इनको बहुत लॉस हो सकता है, इसलिए मैंने ये चीज़ की है। तो ये 12 रहेगा मेरे हिसाब से। उसके बाद अगर हम और बात करें इनकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस पे आते हैं, या जो चीज़ मैं समझा ही चुका हूँ कि राणा और पराग से आप 3-4 ओवर निकलवा सकते हैं, क्योंकि दे आर गुड इनफ बॉलर्स, और आप बॉलिंग करवाइए उनसे तो आई थिंक बेटर होते जाएंगे वो। और पराग ने तो अच्छा ही काम किया है, वैसे नीतीश राणा का भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड अच्छा रहा है व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। स्ट्रेंथ की बात करें, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनकी यही है राजस्थान की, कि इनका होम ग्राउंड जो है वो जयपुर में है, जो राजस्थान में आता है, तो शायद इनका कोई भी मैच धुल नहीं पाएगा। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है। सॉरी, तो दूसरी बात ये भी है कि अगर सीरियस स्ट्रेंथ पे आए इनकी, तो इनके पास से सीरियस गुड इंडियन बैटिंग टैलेंट है। दूसरी बात ये है कि ये जो सिर्फ इंडियन बैटर्स हैं, ये इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी पजेस करते हैं। आप सैमसन की बात कीजिए, जायसवाल की बात कीजिए, जुरैल का भी अब डेब्यू हो चुका है, पराग भी खेल चुके हैं इंडिया के लिए, राणा को भी कुछ मैचेस मिले, 1-2 मैचेस मिले हैं। तो ऐसे में आई थिंक इनका जो एक्सपीरियंस है इंडियन प्लेयर्स का, ये ज़्यादा भी है IPL के टर्म्स में भी, और साथ में इंडियन एक्सपीरियंस भी है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है। तो इनको आता है गेम को देखना और चलाना। उसके बाद बात करें डेथ बॉलिंग भी इनके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है। इफ़ मडवाल और संदीप शर्मा दोनों साथ में खेलें, तुषार देशपांडे को शायद बाहर बिठाएं और मडवाल अगर आ जाएं, वे संदीप शर्मा दोनों यॉर्कर स्पेशलिस्ट हैं, और ऐसे में आई थिंक संदीप शर्मा तो नकल बॉल्स भी अच्छी फेंकते हैं। तो आई थिंक ऐसे में जब दोनों मिल जाएंगी तो शायद वो कहर ढा सकते हैं और दूसरी टीम को बर्बाद कर सकते हैं डेथ बॉलिंग में, क्योंकि आपके पास जब लिमिटेड एबिलिटीज़ हैं स्क्वाड में, लिमिटेड स्किल सेट आप लेके आ रहे हैं अपने स्क्वाड में, तो आपको देखने पड़ते हैं हैक्स, जिससे कि आप उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स को। तो आई थिंक इस चीज़ से वो कर सकते हैं, वो एक बात है। उसके बाद जायसवाल का एक्सपेक्टर रहेगा, बिल्कुल जायसवाल बहुत ही उभरता हुआ सितारा है। और एक और चीज़ ये भी है कि आई थिंक उनको प्रूव करना पड़ेगा इस IPL में, पिछले साल वो फ्लॉप हुए थे, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा खुद को फोर्स भी करेंगे और शायद डेस्परेट होंगे इस बार अच्छा करने के लिए। अगर अच्छा करते हैं तो राजस्थान की जो जर्नी है आई थिंक अच्छी हो सकती है, वरना उनको एक लॉस हो सकता है। अगर हम बात करें, कुछ यूटिलिटी बैकअप्स भी इनके पास में स्ट्रेंथ में काउंट कर सकते हैं, जैसे कुमार कार्तिकेय की बात कर सकते हैं। कुमार कार्तिकेय हो गए, इवन इनके पास बैटिंग में शुभम दुबे हैं, जिन्होंने अच्छा किया है व्हेन इट कम्स टू डोमेस्टिक सर्किट। कुमार कार्तिकेय का नाम मैंने ले लिया। तुषार देशपांडे अगर मैं बाहर बिठा रहा हूँ तो वो भी अच्छे बैकअप हो सकते हैं। तो आई थिंक कुछ इनके पास में बैकअप ठीक ठाक हैं। ये इनके लिए एक अच्छी स्ट्रेंथ है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा इंटरनेशनल टैलेंट है इनके पास में, लेकिन इनके पास ठीक ठाक बैकअप है जो कि आपको रिप्लेस कर सकते हैं कभी भी। दूसरी बात ये भी है कि इनके पास एक और पेस बॉलर जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, इनके पास युद्धवीर चरक भी है।
तो युजवेंद्र चहल जो है वो अच्छी सीम बॉलिंग करते हैं शुरुआत में आके। तो कभी अगर आपको लगता है कि न्यू बॉल से आपको वो मदद नहीं मिल पा रही है, आर्चर भी क्योंकि रिसेंट टाइम से परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, तो ऐसे में आई थिंक ये वहाँ से परफॉर्मेंस ले सकते हैं और इसी वजह से आई थिंक युजवेंद्र चहल का रोल भी बन सकता है। तो ये इनके लिए एक स्ट्रेंथ है। यूटिलिटी बैकअप्स की बात हमने की। अब अगर हम और स्ट्रेंथ पे जाते हैं, एक टीम बैलेंस इनको अच्छा बनाना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। तो ऐसे में जो मैंने आपको आइडिया दिया, अगर वो कर सकते हैं तो आई थिंक हेल्प कर पाएगा इनको। दूसरी बात ये कि स्टेबल मैनेजमेंट है, कैप्टन है। दूसरी बात राहुल द्रविड़ आए, तो राहुल द्रविड़ जिस टाइप के सीनियर प्लेयर है, आई थिंक हेल्प करेगा इनको टीम में। डिस्ट्रक्टिव बैटिंग अगर करते हैं तो आई थिंक ज़्यादा काम करेगा। ऐसे नंबर 8 पे आप बैटर रख लीजिए एक एक्स्ट्रा। दूसरी बात ये एडवांटेज उठाना जानते हैं अपने होम कंडीशंस का। अगर हमने पिछले कुछ सालों में भी देखा है इनको, तो होम कंडीशंस को बहुत अच्छे से उठाते हैं ये, मतलब वहाँ से उसका फ़ायदा उठाना जानते हैं। तो ये कहानी इनके लिए अच्छी हो सकती है अगर उसका फ़ायदा उठाते हैं तो। अब वीकनेसेस पे आते हैं। पहली बात तो ये है कि वीकनेसेस की बात करें, इनका फिर से बैड डेट ऑप्शन, 2 दिन भी वो दोनों दिन खराब कर लिया ऑप्शन पे। एक और चीज़ ये भी है कि ऑप्शन में अगर आपने चहल, बटलर, अश्विन और बोल्ट को जाने दिया, तो उसके बाद आप क्या टीम बनाएंगे? आप हसरंगा को लेके आ गए, आप उसके बाद तीक्ष्णा को लेके आ गए, तो ये रिप्लेसमेंट्स क्या उतने जस्टिफाइड हैं? क्या मानते हैं आप लोग? भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये चीज़ सही है, क्योंकि चहल इज़ अ सीरियस टैलेंट व्हेन इट कम्स टू टी20s और उनका जो रिकॉर्ड राजस्थान के लिए भी रहा है, आई थिंक बहुत ही अच्छी हर फेज में बॉलिंग की उन्होंने, डेथ बॉलिंग तक करवा ली उनसे। तो ऐसे में आई थिंक उनको रिप्लेस कर देना इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। बोल्ट को भी रिप्लेस कर लिया आर्चर से, आर्चर फॉर्म में नहीं है, बोल्ट तब भी न्यू बॉल से आपको अच्छी यूटिलिटी दिया करते थे, आर्चर क्या दे पाएंगे? आई हैव माई सीरियस क्वेश्चंस। उसके बाद देखें पावर प्ले बॉलिंग जो इनकी कैन बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि न्यू बॉल से बॉलिंग करने के लिए आपके पास में आर्चर का फॉर्म नहीं है। आर्चर फॉर्म में होते तो मैं अलग बात कहता। उसके बाद संदीप शर्मा है, संदीप शर्मा भी आपको हैंडी 1-2 ओवर दे सकते हैं शुरुआत में पावर प्ले में, बाकी डेथ में अब वो उन्होंने ज़्यादा खुद को बना दिया डेथ बॉलर। दूसरी बात ये भी कि तीक्ष्णा इनके पास में, तो तीक्ष्णा को यूज़ इनको करना पड़ेगा, वरना इनकी जो बॉलिंग है वो शर्मराती हुई दिखाई देगी। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको कहा कि इनके पास यूटिलिटी बैकअप्स हैं, लेकिन क्या वो बैकअप्स में बहुत क्वालिटी है? तो आंसर है नहीं, इनके पास क्वालिटी बैकअप्स नहीं है। क्या आप बात करें कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेके कोई आ रहा है, बैठा हुआ है बाहर? नहीं है इनके पास में वो लग्जरी, तो वो एक इनको सीरियस कंसर्न रहेगा। दूसरी बात, ओवरसीज टैलेंट भी इनके पास में बहुत अच्छा नहीं है, तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा वीकनेस का पॉइंट है, क्योंकि आपके पास जब आप ऐसे टूर्नामेंट में खेलते हैं जहाँ पे हर दुनिया भर के लोग आते हैं, हर टीम अच्छी है, तो आई थिंक ऐसे में आपको ओवरसीज टैलेंट भी अच्छा चाहिए, जो कि इनके पास में उतना अच्छा नहीं है। उसके बाद इनएक्सपीरियंस फिनिशर्स हैं इनके पास में। अब इनएक्सपीरियंस फिनिशर से मेरा मतलब है शिवम दुबे खेलेंगे इनके पास, अगर नंबर 7 पे जो बहुत लोग कह रहे हैं नंबर 7 पे अगर वो खेलते हैं, उनके पास आईपीएल में अच्छा करने का एक्सपीरियंस ही नहीं है। हसरंगा नंबर 7-8 पे अगर आते हैं, उनके पास तो एक्सपीरियंस कहीं पे भी नहीं है बहुत ही अच्छा फिनिशर बनने का। तो आई थिंक ऐसे में बहुत इनएक्सपीरियंस्ड आप लोगों को क्या डाल पाएंगे उस सिचुएशन में? आई डोंट थिंक कि डालना चाहिए, इसलिए मैं सूर्यवंशी को ऊपर डालने की बात करूँ कि ऊपर उनको डाल दीजिए, हेटमायर नीचे आ जाएंगे, जुरेल नीचे आ जाएंगे, शिवम दुबे को आप बाहर कर सकते हैं। तो आई थिंक ऐसे में आप अच्छी टीम बना सकते हैं। दूसरी बात, एवरेज स्पिन बॉलिंग अकॉर्डिंग टू एसएमएस कंडीशंस, जो सवाई मानसिंह स्टेडियम है जयपुर में, यहाँ पे विकेट फंसती है, स्लो होती है। तो ऐसे में आपको चाहिए क्वालिटी स्पिनर्स जो कि बॉल को ग्रिप करे, टर्न करे, रेवोल्यूशन से बॉल पे ज़्यादा दे। क्या तीक्ष्णा वो काम करते हैं? नहीं, तीक्ष्णा सीम को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़रा मिस्ट्री स्पिनर टाइप के भाग के आते हैं और बॉल आप यूजुअली उनकी स्पीड भी ज़्यादा रखते हैं, वो कैरम बॉल्स फेंकते हैं। तो आई थिंक ऐसे में आई डोंट थिंक कि वो इसका फ़ायदा उतना उठा पाएंगे। जो हसरंगा है, हसरंगा का फॉर्म बहुत ख़राब रहा है रिसेंट टाइम्स में। दूसरी बात, वो भी ज़्यादा मिस्ट्री स्पिनर टाइप के बॉलर हैं, भले ही आप उनको लेग ब्रेक बॉलर कह सकते हैं, लेकिन ही इज़ मोर ऑफ अ मिस्ट्री स्पिनर टाइप के बॉलर, क्योंकि आप उनकी बात करते हैं, वो बहुत ट्रेडिशनल बॉलर नहीं है व्हेन इट कम्स टू लेग ब्रेक, तो वो एक चीज़ उनके साथ में भी है, तो शायद उतना फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे अपनी स्पिन असेट्स को देखते हुए। दूसरी बात ये है कि इनके पास लैक ऑफ डेप्थ है दोनों में ही। अब बात ये डेप्थ की जो कमी मैं आपको बोल रहा हूँ, एक और चीज़ क्या है कि डेप्थ इसलिए ज़रूरी है और क्योंकि दोनों ही चीज़ों में अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास में कोई प्लेयर होना चाहिए जो कि अपना हाथ उठाए और बोले कि मैं ये काम करूंगा। तो इसलिए इनके पास ऑलराउंडर्स की कमी है, मैं ये हाईलाइट करना चाह रहा हूँ इस चीज़ से। अगर आपके पास ऑलराउंडर होता है, सपोज आप हार्दिक पांड्या को फिट कर दीजिए इस टीम में नंबर 7 पे, तो आपके पास बॉलिंग में 6 ऑप्शन हो गए और आपके पास बैटिंग के 8 ऑप्शन हो गए, क्योंकि हसरंगा भी बैटिंग कर सकते हैं, तो आपके पास 8 ऑप्शन बैटिंग में, 6 ऑप्शन बॉलिंग में हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ ऑलराउंडर्स लेके आते हैं, ये बहुत ही अनपैरेलल्ड है और कोई इसका दूसरा सानी नहीं है, तो ये चीज़ ज़रूरी। दूसरी बात, आर्चर का फॉर्म खराब है, मैंने आपको मेंशन किया, तो आर्चर का फॉर्म कैन बी सीरियस कंसर्न, क्योंकि उन्होंने बहुत बैंक करने की कोशिश दिखाई है कि आर्चर पे बहुत जिम्मेदारी रख रहे हैं। आई डोंट थिंक कि वो उतना काम कर पाएंगे, बहुत रन्स खाएं रिसेंट टाइम्स में, आई हैव माई सीरियस कंसर्न वहाँ पे। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। पहली बात तो ये कि प्लेऑफ्स अगर ये पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो टीम का बैलेंस ढूंढने की बात है उतना आसान नहीं होता इतने बड़े टूर्नामेंट में टीम का बैलेंस ढूंढना। आप अगर 2 मैचेस हारते हैं, आप सब कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो आई थिंक ऐसे में प्लेऑफ्स पहुँच पाना, टीम बैलेंस ढूंढ पाना विल बी अ सीरियस कंसर्न फॉर देम, थ्रेट ज़रा रहेगा ये, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि आप
लड़के ही तो ऊपर आना चाहते हैं, और ऐसे फॉर्मेट में, ऐसे टूर्नामेंट में आई थिंक हमेशा आप वो करना चाहते हैं, इसलिए आई थिंक आप खेल भी रहे हैं। और क्रिकेटर्स तो बिल्कुल चैंपियंस होते हैं, फाइटर्स होते हैं, तो आई थिंक वो चीज़ होगी। उसके बाद सैमसन कैप्टन, उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि जीत लें अपना टाइटल, बहुत टाइम हो गया आपको कैप्टनसी करते हुए भी, और आप जीत गए। और आप बताइए कि आप क्यों इंडियन टीम में भी डिजर्व करते हो आपके स्पॉट को, क्योंकि वहाँ पे भी क्वेश्चंस होते हैं, और कभी भी जब टूर्नामेंट जीतते हैं तो हमेशा जो उधर इंडियन टीम की बात होती है, तो हमेशा आई थिंक लीडरशिप का क्वेश्चन हमेशा रहता है उस चीज़ में, तो वो भी एक आप चीज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, इनके पास अपॉर्चुनिटी टू डेवलप यंगस्टर्स, इंडियंस बहुत सारे लिए हुए हैं, यंगस्टर्स भी लिए हुए हैं, चांस है कि यंगस्टर्स को डेवलप किया जाए। जैसे रियान पराग आप ऑलरेडी कैप्टन करते हुए हमको दिख सकते हैं 3 मैचेस में, तो ऐसे में आई थिंक जो उनको डेवलप किया है, ऐसे ही आप और प्लेयर्स को डेवलप कीजिए, एक कोर को न्यूली फाउंड कीजिए, क्योंकि जायसवाल भी यंग ही हैं, सैमसन अब थोड़े से हायर साइड ऑफ हिज एज में है, तो ऐसे में आई थिंक कुछ प्लेयर्स का बहुत डेवलप कीजिए, ताकि कम से कम जो रॉ टैलेंट इंडिया का है वो अच्छा फिनिश होकर आ पाए संगकारा और द्रविड़ के अंडर, वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी इनके पास में। एक और चीज़ यंगस्टर्स के पास भी है कि रियान पराग, जायसवाल, ध्रुव जुरैल, ये सारे यंगस्टर्स हैं, अभी भी यंगस्टर्स ही हैं, लेकिन इनके पास जिम्मेदारी अब सीनियर्स का काम करने की भी है, क्योंकि इनके पास सीनियर प्लेयर्स एज सच बहुत ज़्यादा नहीं है। पिछली बार तब भी बटलर, अश्विन, चहल, बोल्ट थे, अब वो चले गए हैं, सैमसन थे, वो अभी हैं, तो कोई ज़्यादा इनके पास सीनियर प्लेयर्स है ही नहीं। तो ऐसे में आई थिंक ऑप्शंस, ये चॉइस कह लें, जायसवाल हो गए, जुरैल हो गए, आई थिंक ये जिम्मेदारी लेना चाहेंगे, रियान पराग हो गए, कि ये बताना चाहेंगे कि क्यों अब हम मेच्योर प्लेयर बन गए। तो आई थिंक वो एक चीज़ की कोशिश रहेगी। थ्रेट्स की बात करते हैं, क्या थ्रेट्स हो सकते हैं इनको। फ्लैट कंडीशंस में क्या करेंगे, बिगेस्ट थ्रेट रहेगा, उसका रीज़न सिंपली इतना सा है। तो फ्लैट कंडीशंस में आपको क्या चाहिए होता है कि आप शुरुआत से अटैकिंग खेल पाए, क्योंकि दूसरी टीम भी उतना चेस करना जानती है, क्योंकि पिच वैसा है, सपोर्ट करेगा बैटिंग को। तो ऐसे में इनके पास में वो बैटिंग टाइप ढूंढने का एक चैलेंज रहेगा, और फ्लैट कंडीशंस में शायद आपको मोर ऑफन देन नॉट ये हारते हुए दिखाई देंगे। दूसरी बात, स्पिन बॉलिंग इनके लिए कंसर्न है, तो अगर ये स्लो विकेट्स पे भी खेलते हैं, अपने होम कंडीशंस में खेलते हैं, तो क्या स्पिन बॉलिंग में ये हसरंगा और तीक्ष्णा से उतना ले पाएंगे, वो भी एक चैलेंज रहेगा। या फिर आप कुमार कार्तिकेय को काम करते हुए देख पाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी अच्छा किया है मुंबई के लिए जब वो खेले हैं, तो आई थिंक उन्होंने ठीक ठाक काम किया है, अच्छा काम किया है, एमपी के लिए खेलते हैं वो, तो भी एक चैलेंज रहेगा इनके लिए कि क्या टीम बैलेंस ही ढूंढते हैं, ये सबसे बड़ा थर्ड इनके लिए रहेगा। दूसरी बात, इंजरी कंसर्न्स भी हैं इनको। संजू सैमसन पहले 3 मैचेस से बाहर है ड्यू टू इंजरी। बाहर से मतलब है कि कैप्टनसी नहीं करेंगे, सिर्फ बैटिंग करेंगे। दूसरी बात, आर्चर भी बहुत ज़्यादा वो कह सकते हैं ना कि हवा चलती है और वो बीमार हो जाते हैं, तो ऐसे में जो आर्चर का भी कंसर्न है, वो कभी भी उनकी इंजरीज निकल सकती है। अश्रंगा भी बिल्कुल वैसे ही प्रोडक्ट है जिनको कभी भी इंजरी होती है। रियान पराग इंजरी से वापस आ रहे हैं, सीरियस इंजरी थी उनको, तो बहुत ज़्यादा इंजरी कंसर्न्स इनके स्क्वाड में हैं, वो भी चैलेंज हो सकता है। अब देखते हैं कि कौन इनके टॉप बैटर्स हो सकते हैं जिनका स्ट्राइक रेट अच्छा होता है बहुत ज़्यादा इस फॉर्मेट में। अगर हम बात करें, जायसवाल 150 का स्ट्राइक रेट रखते हैं, शिवम दुबे 147 का रखते हैं, 133 हेटमायर रखते हैं, एक फिनिशर से आप ज़्यादा उम्मीद करते हैं, 133 इज़ नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। 136 रखते हैं संजू सैमसन, ठीक है। 144 रखते हैं रियान पराग, वेरी गुड। 136 रखते हैं नीतीश राणा, ये भी ठीक है। कुणाल राठौर 138 रखते हैं, 131 रखते हैं ध्रुव जुरैल। अब ध्रुव जुरैल को भी बढ़ाना पड़ेगा स्ट्राइक रेट, क्योंकि वरना आपको शायद थोड़ा सा आप स्ट्रगल कर सकते हैं इस फॉर्मेट में, ये कह लें इस टूर्नामेंट में। तो आप देख सकते हैं, मैंने अटैच किया है यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं, तो आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। एक और चीज़, अब हम आते हैं बॉलिंग पे, इकोनॉमी रेट की हम बात करते हैं प्लेयर्स की। तो इसमें से कुछ पिक ऑफ द बॉलर्स हैं, जैसे वनिंदु हसरंगा की मैं बात करूंगा, संदीप शर्मा की मैं बात करूंगा, रियान पराग की मैं बात करूंगा, नीतीश राणा की मैं बात करूंगा, महेश तीक्ष्णा की मैं बात करूंगा, कुमार कार्तिकेय की मैं बात करूंगा, साथ ही में मैं बात करूंगा इवन फजल फारूकी की भी। तो इन सब का जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं इनका इकोनॉमी अराउंड 7.58 के से कम ही है। दूसरी बात, कुछ बॉलर्स इनका ज़्यादा भी है, तो आई थिंक ऐसे में इनको देखना पड़ेगा। तुषार देशपांडे, मडवाल भी रन दे देते हैं, डेथ में बॉलिंग करते ज़रूर हैं, लेकिन वो कंसर्न रहेगा। क्विना मफाका इनके पास में है, तो आई थिंक वो इनको कंसर्न रहेगा, जो कि इनको देखना पड़ेगा। तुषार देशपांडे भी बहुत रन देते हैं, तो ये कंसर्न से इनको बचना पड़ेगा। अगर हम उसके बाद आते हैं शेड्यूल पे इनके, 23 मार्च को इनका मैच है हैदराबाद से, दिन का मैच है, हैदराबाद में ही मैच है। आई थिंक ये मैच ये हार जाएंगे, बहुत मुश्किल मैच होगा इनके लिए, क्योंकि हैदराबाद एक डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर है। गुवाहाटी में मैच इनका केकेआर से, ये भी इजी मैच नहीं होगा आई डोंट थिंक, क्योंकि केकेआर इनको जीतने देगी ये मैच। गुवाहाटी में इनका मैच चेन्नई से भी है, अगर चेन्नई से इनको मैच जीतना है, इनको अपनी बैटिंग प्रोग्रेस पे जीतना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से आपको टक्कर मिलेगी, लेकिन आपकी बैटिंग भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो जो स्ट्रेंथ है आपको वहाँ यूज़ करना है। उसके बाद इनका चंडीगढ़ में मैच है, मुल्लापुर में 5 अप्रैल को पंजाब से। पंजाब इनको टैलेंट जो पंजाब पजेस करती है, आई थिंक अब टैलेंट से हरा देगी, मुझे ऐसा लगता है। गुजरात टाइटंस अहमदाबाद में इनसे खेलेगी 9 अप्रैल को, वहाँ के हिसाब से आई थिंक इनके पास में बॉलिंग रिसोर्सेज की कमी है। बैटिंग आई थिंक तब भी इनकी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, लेकिन बॉलिंग की आप बात करते हैं, आई थिंक वहाँ पे इनको एक सीरियस कंसर्न रहेगा वहाँ पे। तो आई थिंक शुरुआत के 5 मैचेस में आपको हो सकता है ये सिर्फ 1 मैच या मैक्सिमम 2 मैच जीते हुए दिखाई दें। दूसरी बात ये भी है कि अगर आप इनकी फिनिशिंग की बात करें, हेटमायर मुझे पर्सनली बहुत पसंद नहीं है, उनका स्ट्राइक रेट भी उतना अच्छा नहीं है T20s में। एक और चीज़ ये भी है कि हेटमायर पे जितनी जिम्मेदारी ये देते हैं, आई थिंक वो मोर ऑफन देन नॉट फील ही करते हैं उस चीज़ को, तो ऐसे में आई थिंक ये भी कंसर्न रहेगा। तो वही एंड में डिस्कशन एक ही बात पे होता है हमेशा
कि प्ले ऑफ चांसेस क्या होंगे, तो प्ले ऑफ चांसेस आई थिंक कि इनके टफ होगा, ये क्वालिफाई नहीं करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहानी है, बाकी लेट्स होप अच्छा करे। बाकी मैं वीडियोज़ और बनाते रहूँगा आपके लिए, पूरे IPL में वीडियोज़ बनाने हैं मुझे, और मैं लाइव भी आने की कोशिश करूँगा। तो इसमें मुझे चाहिए आपको बहुत सारा सपोर्ट, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे व्यूअरशिप देंगे, थोड़ा सा जुड़ जाएंगे साथ में, तो आई थिंक मज़ा आएगा, इंटरेक्टिव सेशन एक कर सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए मुझे क्या कमियाँ हो रही है, मैं उसको ट्राई करूँगा कि सही करूँ। आप रखिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान, मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में।